बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इनेऑइज सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन। ठीक है, ब्राइन से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे सिंथेसाइज करते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, सबसे पहले आप जो टाइटल फॉर द टॉपिक है ब्राइन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, तो ये आप समझ लीजिए मैन्युफैक्चरिंग तैयारी को कहते हैं, सिंथेसिस को कहते हैं। इनेऑइज सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास एक बेस है जो कि कास्टिक सोडा, उसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा, जो कि ये नल वगैरह जो बंद हो जाते हैं उनको ओपन करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। ठीक है, ये नल के नहीं होते जिसमें पानी वगैरह बह रहा होता है, वो अक्सर ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो उनको साफ़ करने के लिए, उनको खोलने के लिए इनेऑइज उसमें डाला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये उन मटेरियल को जो नल को बंद किया हुआ होता है उनके साथ चेक करके उनको खुलवा देता है। ठीक है, तो ये एक उसको ड्रेनेज बुलाते हैं, ड्रेनेज। ठीक है, तो ड्रेनेज के लिए यूज़ किया जाता है ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अब ब्राइन किसे कहते हैं, तो ब्राइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कराया गया है कि ब्राइन इज़ द कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ब्राइन क्या है, तो कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन है किस चीज़ का, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaCl का। और ये एक स्पेशल अपरेटस में डाला जाता है ये ब्राइन। उस अपरेटस का नाम क्या है, नेल्सन सेल। नेल्सन सेल मीन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ ब्राइन, मतलब दैट इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस मीन कि वाटर में हल किया हुआ है। ठीक है, तो दैट इज़ अ कंसनट्रेटेड एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, उसको ब्राइन बुलाते हैं और ब्राइन को हमने एक अपरेटस में डाला हुआ है दैट इज़ कॉल्ड नेल्सन सेल। ठीक है, और उसको हम यूज़ करेंगे इनेऑइज के प्रिपरेशन के लिए। फिर नेल्सन सेल क्या है, कैसे बना है, डिज़ाइन कैसे हुआ है, कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। नेल्सन सेल क्या है, तो नेल्सन सेल जैसे नाम नेल्सन इज़ द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिज़ाइन दिस सॉर्ट ऑफ सेल। ये सेल उन्होंने डिज़ाइन जिन्होंने किया था उनका नाम था नेल्सन। ठीक है, तो इस वजह से इनको नाम दिया है नेल्सन सेल। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ यू शेप ट्यूब। ये जो नेल्सन सेल है इसमें एक यू शेप ट्यूब होता है, ये वाला, ये जो ग्रे कलर का आपको दिख रहा है ये है नेल्सन सेल का यू शेप ट्यूब दैट इज़ मेड ऑफ स्टील, जो स्टील से बना होता है और परफोरेटेड होता है, सुराखदार होता है। देखिए ये सुराहे आपको दिख रही है ना, ऐसे ये जो जैसे कट से बनाए गए हैं ये सुराहे है आपके पास, परफोरेशन है, पोर से निकला है। ठीक है, पोर सुराख को कहते हैं, तो ये सुराखदार होते हैं। दिस परफोरेटेड ट्यूब एक्ट्स एज अ कैथोड। ये जो यू शेप्ड स्टील मेड परफोरेटेड ट्यूब होता है ये एक्ट एज अ कैथोड। ठीक है, यू शेप स्टील मेड परफोरेटेड ट्यूब को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ये एक्ट करता है एज अ कैथोड। ठीक है, मीन कि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ टच करना है। ठीक है, फिर एनोड किस चीज़ से बना हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो ABC होता है ना, जैसे गाड़ी का ABC होता है ब्रेक, क्लच और एक्सेलरेटर। ठीक है, तो इसी तरह से आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो आपके पास ABC होता है ना, तो वो यहाँ पे होता है आपके साथ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड्स और कंटेनर, ये तीन चीज़ें आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए चाहिए होता है। मतलब कि एक मीडियम चाहिए होता है जो कंटेनर वगैरह होता है आपके पास, इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है और इलेक्ट्रोड चाहिए होते हैं। ये मस्ट है आपके पास किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। बाकी जो चीज़ें हैं वो फिर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी किस्म की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है तो उसमें फिर बैटरी चाहिए होगी, अगर गिलवानिक सेल है तो इसमें फिर आपको एक गिलवानीमीटर और मुख्तलिफ सर्किट्स वगैरह साथ ब्रिज भी चाहिए होता है, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए होती है। लेकिन हर सेल में आपके पास ये तीन चीज़ें मस्ट होती है, कंटेनर, इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो यहाँ पे जो एनोड है वो सेम लाइक अदर सेल्स जो हम पढ़ चुके हैं अभी तक, जैसे डाउन सेल में भी हमने पढ़ा था और ड्राई सेल में भी हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे भी आपके पास जो एनोड है वो आपके पास बना है ग्रेफाइट से। किससे, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपको मैंने बताया था, आपने यूनिट नंबर 4 में पढ़ा था, 5 में सॉरी, कि ग्रेफाइट इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ
कार्बन। ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसमें हर कार्बन 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड बना चुका होता है और एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ फ्री रहता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट आपके पास कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट एनोड यहाँ पे सस्पेंड किया गया होता है इस यू शेप ट्यूब के अंदर। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो सस्पेंडेड है, ये पर्पल कलर का दिख रहा है आपको, ये आपके पास ग्रेफाइट है। क्या है ये? ग्रेफाइट। ठीक है, और ये एनोड की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है। ठीक है, द एनोड इज कोटेड विद द कैथोड इज कोटेड विद एस्बेस्टस। एस्बेस्टस सिलिकेट ऑफ मैग्नीशियम और मुख्तलिफ़ चीज़ों के होते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट्स होते हैं। सिलिकेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जिसको हम एस्बेस्टस बुलाते हैं, ये कैंसर कॉजिंग है, मतलब ये कैंसीरियस है। कार्सिनोजन जो आपको बायो में पढ़ा गया है, कार्सिनोजेंस जिसको हम कहते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों में ये भी शुमार होता है एस्बेस्टस। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है, जैसे कि हमने डाउन सिल में पढ़ा था कि उसमें जो कैथोड था उसको अंदर से लाइन किया गया था विद फायर ब्रेक्स। वो फायर ब्रेक्स अंदर लगाए गए थे, ऐसे करके वो फायर ब्रेक्स लगाए थे ना। तो यहाँ पे आपके पास जो ये यहाँ पे जो कैथोड है जो स्टील का बना हुआ है, तो इसको अंदर से ऐसे लाइन किया गया है विद एस्बेस्टस। किससे? एस्बेस्टस से। ठीक है, और एस्बेस्टस जो आपके पास होता है ये पोरस होता है। पोरस मीन जैसे फोम होता है ना, तो इसी तरह से ये भी आपके पास सुराखदार होता है। ठीक है, द एस्बेस्टस सेपरेट द एनोड फ्रॉम द कैथोड। जो एस्बेस्टस है यहाँ पे जो बीच में लगाया गया है, ये आपके पास एनोड को कैथोड से अलग कर रहा होता है। ठीक है, ये जो सुराखदार है पहला वाला हिस्सा, ये कैथोड, फिर ये जो दूसरा ग्रे हिस्सा दिख रहा है ये एस्बेस्टस, ये इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपके पास है एनोड। ठीक है, तो ये जो एस्बेस्टस होता है ये एनोड को कैथोड से सेपरेट करता है, दूर रखता है, अलग रखता है। ठीक है, फिर ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस द क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड एट द एनोड। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो क्लोरीन होता है वो क्या कहाँ प्रोड्यूस होता है? वो एनोड पे प्रोड्यूस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था जब आप ब्राइन या आप फ्यूज NaCl डालते हो, मतलब आप NaCl को या तो मोल्टन स्टेट में लेकर आते हो या उसको सोल्यूशन बनाते हो, तो उससे क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयोनाइज हो जाता है, Na+ और Cl- बना लेता है। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करते हो तो Na+ जो है वो एनोड कैथोड की तरफ मूव करता है, जबकि क्लोरीन जो है जो Cl- है वो एनोड की तरफ मूव करता है। ठीक है, अब जब क्लोरीन एनोड की तरफ आएगा तो वहाँ पे Cl- जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जैसे हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ पे होगा? एनोड पे। एनोड पे ऑक्सीडेशन अकर होती है। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं ना। तो एनोड पे आपके पास ऑक्सीडेशन अकर होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर होगा, क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके बाद जो क्लोरीन है आयन, वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लोरीन आयन अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से वो माइनस चार्ज जो उन पर आया हुआ होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्लोरीन एटम अकेले नहीं रह सक रहा होता, अलहदा, या हम कहते हैं कि प्री नेचर नहीं रह सक रहा होता, तो वो क्या करता है कि दूसरी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cl2 बना लेगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इट इज़ कलेक्टेड एट दी हाइड्रोजन आउटलेट। आपको कह रहे हैं क्लोरीन एनोड पे प्रोड्यूस होता है और वो क्लोरीन आउटलेट मीन जो बाहर निकल रहा होता है ना। जैसे यहाँ पे देखिए ये Cl के लिए आउटलेट है, ये देखिए ये जो आपको नल का दिया गया है ये आउटलेट है फॉर Cl। तो अब कह रहे हैं कि Cl क्लोरीन जो है वो एनोड पे प्रोड्यूस होगा और वो आपको क्लोरीन आउटलेट पे बाहर आप उसको निकाल सकते हो यहाँ में से। ठीक है, क्योंकि वो गैस है तो वो ऊपर आएगा, इस खाली जगह में जमा होगा, खाली जगह में जमा होकर फिर क्या करेगा कि वो यहाँ से वो क्या होगा कि वो आउट हो जाएगा और क्लोरीन आउटलेट में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 4 आयंस बन रहे हैं। कितने आयंस बन रहे हैं? 4। ठीक है, एक Na+, दूसरा Cl-, तीसरा H+ और चौथा OH-। ये जो 2 आयन है ये वाटर से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? वाटर से। ठीक है, H2O से। और ये जो आपके पास 2 आयन है ये NaCl से बन रहे हैं। अब यहाँ पे ये दोनों के दरमियान मुकाबला होगा कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसमें, मतलब कि Na+ को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है या H+ को। ठीक है, या Cl- को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा ज़रूरत है या OH- को। तो इनमें से वो
इनमें से वो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हम कंपेयर कर लिए Na+ और H+ का, तो H+ आपके पास उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.16 है, जबकि इसकी है 0.93। अब देखिए इसकी ज़्यादा है या इसकी, दैट मीन्स कि इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है और उस पर प्लस चार्ज भी है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली गेन करेगा बनस्बत Na+ की, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है लेकिन चार्ज तो उस पर है। अब अगर साइज़ हम देखें तो सोडियम में आपके पास Na+ में आपके पास 2 शेल्स है यहाँ पे, ठीक है। 3 शेल्स होते हैं लेकिन वो एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका हुआ है ना, तो यहाँ पे अब 2 शेल्स बाकी है। कितने शेल्स बाकी है? 2 शेल्स, क्योंकि सोडियम के लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस शेल का वजूद ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब 2 शेल रह गए हुए हैं Na+ में, ठीक है। तो Na+ में 2 शेल्स है तो उसका साइज़ बड़ा है और H+ में एक ही शेल है, ठीक है। तो उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। H+ में वो एक इलेक्ट्रॉन भी निकल चुका होता है तो वो शेल बिल्कुल, न्यूक्लियस उसका बिल्कुल एक्सपोज हुआ होता है, तो वो क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी से गेन करेगा बनिस्बत Na+ के, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा H+ और Na+ के। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपको पता चल जाएगा कि H+ इज़ मोर, आपके पास वो क्या है, मोर विलिंग टू टेक इलेक्ट्रॉन, ये ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ज़्यादा चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले बनस्बत Na+ के। इस तरह से Cl- और OH- की भी मिसाल आप की भी आप कर लें, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इजीली लॉस करेगा, ठीक है। तो OH- में यहाँ पे देखें तो ये इलेक्ट्रॉन 2 एटम्स के साथ बाउंड है, मतलब ये जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक OH है, ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है इसकी निस्बत से। तो ये क्या करेगा, मतलब इन दोनों की कंबाइन, ये अगर आप देखें तो 3.5 इसकी है, और ये साइज़ भी अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का साइज़ और ऑक्सीजन का साइज़ छोटा होता है बनस्बत Cl- का, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लॉस करेंगे इजीली बनस्बत इसके। तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करेगा, इस वजह से यहाँ पे Cl जो है वो यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, ठीक है, क्लियर। अब OH- मोर इलेक्ट्रो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसके साथ टाइटली बॉन्ड होते हैं बनस्बत ये Cl- के, ठीक है। तो क्या होगा कि जो Cl- है जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता है, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस कर देगा दोबारा से, ठीक है। जबकि जो OH है वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा, ठीक है। मैंने आपको वजह बता दी है कि OH में आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड होता है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है। और वो क्या करता है कि उनने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ होता है, ठीक है, और उस एक इलेक्ट्रॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको ऑक्सीजन भी क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है ना, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन उसके साथ बहुत टाइटली बॉन्ड होता है बनस्बत क्लोरीन के। तो क्लोरीन, जैसे ये देखें आपके पास ये O है और ये हाइड्रोजन, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अब यहाँ पे क्लोरीन से तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींच रहा है। तो इस वजह से ये ऑक्सीजन है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से 3.5 थी, क्लोरीन की भी 3.5 थी, लेकिन इसकी भी 3.5 थी, लेकिन यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन और खींचा जा रहा है तो ये और भूखा हो गया है। तो यहाँ पे जो इनने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है वो क्या करता है कि ये, अब ये खींच रहा है तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे और फोर्स लगा कि इसको ज़्यादा मजबूती से पकड़े रखे ना, तो ये इलेक्ट्रॉन ये इजीली लॉस फिर नहीं करेगा। अब क्लोरीन से तो कोई नहीं खींच रहा, तो उसके साथ जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर सक रहा होता है, तो यहाँ पे अपनी इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके लॉस करेगा तो वो Cl2 बना लेगा, जबकि हाइड्रोजन आपके पास Na+ और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी वो गेन कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H+ से H में कन्वर्ट हो जाएगा और H पर रिएक्ट करके H2 बना लेगा। क्या बना लेगा? H2, 2 हाइड्रोजन रिएक्ट करके H2 बना लेंगे। फिर वो H2 जो आपके पास है वो हाइड्रोजन आउटलेट पे निकल जाएगा, Cl जो है आपके पास Cl2 की आउटलेट पे निकल जाएगा। अब रिएक्शन, ये जो मिक्सचर है इसमें क्या रह गया है, तो एक इसमें Na+ रह गया है, दूसरा इसमें OH- रह गया है। जो Na+ और OH- रिएक्ट करके इन्हें OH बना लेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही बातें बताई गई है कि आपको कह रहे हैं कि ये रिएक्शन क्या होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो क्लोरीन एनोड पे प्रोड्यूस होगा, उसको हम क्लोरीन आउटलेट पे निकालेंगे। सोडियम जो है, हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे प्रोड्यूस होगा, उसको हम हाइड्रोजन आउटलेट पे निकाल लेंगे। बाकी जो सोल्यूशन में रह गया है वो है Na+ और OH-, तो वो रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। द सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास नीचे जो केच बेसन होता है ये वाला, ठीक है, ये जो नीचे कंटेनर होता है ये वाला, इसको केच बेसन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? केच बेसन। ये जो इस तरह से पूरा कंटेनर है,
इसमें आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड कलेक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो क्या कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। तीन चीज़ें आपके पास यहाँ पे प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यहाँ तक काफ़ी है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शंस इन नेल्सन सेल, जो रिएक्शन नेल्सन सेल में हो रहे होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।